हेलो फ्रेंड्स। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत को हम लोगों ने बोगाज कोई अभिलेख तक देखा था। उसके बाद की चर्चा हम लोग आज इसमें करेंगे। तो देखते हैं। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। बेसनगर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका प्राचीन नाम विदिशा है। बेसनगर का जो अभिलेख है, बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है, वह यूनान के शासक हेलियोडोरस से संबंधित है। हेलियोडोरस से संबंधित है। इसमें यह बताया गया है कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया था, इसलिए इस अभिलेख में हेलियोडोरस को भागवतम कहा गया है। दूसरा है पर्सिपोलिस और बहिस्तून अभिलेख। ईरान का जो प्राचीन नाम है फारस है। इसकी राजधानी पर्सिपोलिस थी। ईरान का जो प्राचीन राजधानी था पर्सिपोलिस था। इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि भारत पर सबसे पहले ईरानियों ने आक्रमण किया था। डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, यानी कि दारा प्रथम या डेरियस प्रथम दोनों एक ही हैं। डेरियस प्रथम नामक ईरानी व्यक्ति ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। इस अभिलेख से ही पता चलता है कि डेरियस प्रथम नामक ईरानी व्यक्ति ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। उसके बाद स्रोत में हम लोग देखते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला में जो है पहला है गांधार कला। गांधार जो है वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यह जो स्थान है पाकिस्तान में स्थित है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। तो गांधार के क्षेत्र में जिस कला का विकास हुआ उसी कला को गांधार कला कहा गया। हिंद प्लस यूनानी, हिंद और यूनानी कला को अगर हम लोग मिला देते हैं तो गांधार कला का जन्म होता है। भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है सबसे पहले इसी कला के अंतर्गत बनाया गया था, जो यूनानी देवता अपोलो के समान है। भगवान बुद्ध की मूर्ति गांधार कला के अंतर्गत सबसे पहले बनाया गया था, जो अपोलो के समान है, यूनानी देवता अपोलो के समान है। मूर्ति कला में दूसरा है मथुरा कला। गांधार कला विदेशी है, जबकि मथुरा कला पूर्ण रूप से स्वदेशी है। कुषाणों के काल में सर्वाधिक विकास हुआ था मथुरा कला का। कुषाणों के समय में सर्वाधिक विकास हुआ था। उसके बाद है चित्रकला। चित्रकला में हम लोग अजंता की चित्रकला, एलोरा की चित्रकला और एलिफेंटा की चित्रकला को देखेंगे। तो अजंता की चित्रकला जो है वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसमें टोटल जो शुरुआत में गुफा मिला था वह 29 था, लेकिन वर्तमान में सुरक्षित जो है केवल 6 है। 1, 2, 9, 10, 16 और 17। गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र दिखाया गया है। गुफा संख्या 17 में जो है माता और शिशु का दया भाव का प्रदर्शन किया गया है, जिसको चित्रणशाला कहा गया है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। चूँकि अजंता के चित्रकला का निर्माण प्रारंभ में सातवाहनों ने कराया था, लेकिन 16 और 17 का निर्माण गुप्तों ने करवाया था, इसलिए इसको गुप्तकालीन माना गया। गुफा संख्या 16 और 17 गुप्तकालीन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलोरा की चित्रकला। यह भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में है। वर्तमान में कुल 71 जो है गुफा इसमें है। यह जो एलोरा की जो चित्रकला है तीनों धर्म से संबंधित है, सनातन, बौद्ध और जैन। सनातन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट से। किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से। अब आते हैं एलिफेंटा की चित्रकला। एलिफेंटा की चित्रकला भी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र से 9 किलोमीटर आगे, महाराष्ट्र से 9 किलोमीटर लगभग दूरी पर स्थित है। इसका जो प्राचीन नाम था धारा नगरी था। एलिफेंटा का प्राचीन नाम जो धारा नगरी था, लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ एक विशाल हाथी की पत्थर की मूर्ति को देखा था, इसलिए इस चित्रकला का नाम एलिफेंटा रख दिया। यह भी राष्ट्रकूटों से संबंधित है और शैव धर्म से संबंधित। अगर धर्म पूछे तो एलिफेंटा जो है शैव धर्म से संबंधित है।
क्योंकि यहाँ भगवान शिव की बहुत ही विशाल जो है त्रिमूर्ति जो मिला है। चौथा है बाघ की चित्रकला। बाघ की जो चित्रकला है मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में एक जिला है धार। धार जिला में नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी बाघ। अब एक गांव है बाघ। यहाँ बाघ दोबारा है, नदी का नाम भी बाघ और गांव का नाम भी बाघ। बाघ नामक गांव में स्थित है, जो कि बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित। हम लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित, दो शाखा में बट गया था, हीनयान और महायान। तो बौद्ध धर्म के महायान शाखा से यह जो है गुफा संबंधित है। यानी कि किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बाघ की चित्रकला बौद्ध धर्म से, एलिफेंटा की चित्रकला शैव धर्म से, एलोरा की चित्रकला सनातन बौद्ध और जैन तीनों से। आगे हम लोग देखते हैं स्रोत में, तो सिक्का। सिक्का से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें है। इस सिक्का को हम लोग जो है सिक्का के अध्ययन का स्टडी ऑफ कॉइन को क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र। भारत में सबसे पहले जो सिक्का जारी किया गया था 600 ईसा पूर्व में चांदी का सिक्का जारी किया गया था, जिसको पंच मार्क या आहत सिक्का कहा गया है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने कौन सिक्का चलाया, कौन ज़्यादा चलाया, कौन कम चलाया, कौन लेखयुक्त तिथि क्रम, इस तरह का कुछ पॉइंट है। जैसे हम लोग देखते हैं, सबसे अधिक सोने का सिक्का किसने जारी किया था? गुप्त शासकों ने। सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तों ने। गुप्त शासक ने सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी किया था। सीसा और पोटीन का सिक्का। सीसा और पोटीन का सिक्का। सीसा और पोटीन का सिक्का किसने जारी किया था? सातवाहनों ने। सातवाहन वंश के शासकों ने सीसा और पोटीन का सिक्का जारी किया था। लेकिन पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया था, तो हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानी, इन लोगों ने सबसे पहले सोने का सिक्का जारी किया। सबसे पहले लेख युक्त और तिथि क्रम यह सिक्का भी इन लोगों ने ही जारी किया था। लेख युक्त एवं तिथि क्रम आकर्षक सिक्का, यह सिक्का भी जो है हिंद यूनानियों ने ही जारी किया था। लेख युक्त तिथि क्रम आकर्षक सिक्का जो है हिंद यूनानियों ने जारी किया था। लेकिन सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का कुषाणों ने जारी किया था। कुषाण वंश के शासकों ने। सबसे अधिक सोने का सिक्का तो गुप्तों ने, और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का तो कुषाणों ने। इसके बाद जो पॉइंट आता है इसमें, भवन एवं स्मारक। सिक्का हम लोग का खत्म हो गया। भवन एवं स्मारक, इससे भी प्राचीन भारत के इतिहास का जो है महत्वपूर्ण स्रोत जो है, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होता है इस स्रोत से।
भवन एवं स्मारक। भवन एवं स्मारक में हम लोग पढ़ेंगे मंदिर निर्माण शैली, विहार, स्तूप, चैत्य अवशेष, राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब राजमहल। तो देखते हैं हम लोग एक एक करके। पहले देखते हैं राजप्रसाद। राजप्रसाद मतलब राजमहल। चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद का निर्माण कराया था, जिसका अवशेष अभी भी म्यूजियम में सुरक्षित है। इस राजप्रसाद की जो तुलना है ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल के साथ किया गया है। यह जो राजप्रसाद है पटना के कुम्हरार में, यह 80 स्तंभों वाला लकड़ी का राजप्रसाद बना हुआ है, इसीलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। यह जो राजप्रसाद है पटना में 80 स्तंभों वाला लकड़ी का बना हुआ है, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला यह राजप्रसाद ईरान के पर्सिपोलिस राजप्रसाद से मिलता जुलता है या समान है। ईरान में जो पर्सिपोलिस का राजमहल है उसके समान है यह राजप्रसाद। इसका निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यह जो राजप्रसाद कुम्हरार में है, यह लकड़ी का बना हुआ है। लकड़ी का बना होना ही इसका विशेषता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मंदिर निर्माण शैली। मंदिर निर्माण शैली। देखिए, भारत में मंदिर का निर्माण जो है 3 प्रकार के स्टाइल में किया जाता है, 3 प्रकार के शैली में। इसको हम लोग 3 भाग में विभाजित कर देते हैं। नागर, बेसर, द्रविड़। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली हिमालय से लेकर विंध्य तक के क्षेत्र में, यहाँ लिखते हैं हिमालय से विंध्य तक, इस क्षेत्र में जिस शैली का विकास हुआ उसको नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत में काफ़ी प्रचलित है। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल है कि इस शैली के अंतर्गत किस मंदिर का निर्माण किया गया। तो उड़ीसा में जितने भी मंदिर है, जैसे कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और लिंगराज मंदिर, ये सारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज। एक और है इसका एग्जाम्पल दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वह नागर शैली का है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। उसके बाद है बेसर शैली। विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के बीच में जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसको बेसर शैली। विंध्य से लेकर
विंध्य से लेकर कृष्णा नदी के क्षेत्र तक। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है बेसर शैली का, महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। महाराष्ट्र का अंबरनाथ मंदिर। द्रविड़ शैली, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है द्रविड़। राहुल द्रविड़ किस क्षेत्र के रहने वाले हैं? तो दक्षिण भारत के। तो उसी तरह से इसको याद कर लेना है कि द्रविड़ शैली का जो विकास हुआ है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसको द्रविड़ शैली कहा गया। द्रविड़ शैली का एक यही मतलब खासियत है कि इसमें जो मंदिर में जो प्रवेश द्वार होते हैं वह काफ़ी ऊंचे होते हैं, जिसको इतिहास में गोपुरम कहा जाता है। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसको द्रविड़ शैली कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख जो है मंदिर ले लेते हैं, जैसे तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, राजराजेश्वर कांची का कैलाशनाथ। इस मंदिर निर्माण शैली का एक ही जो है विशेषता है कि इसके प्रवेश द्वार, इस मंदिर के प्रवेश द्वार ऊंचे होते हैं, जिसको इतिहास में क्या कहा जाता है? गोपुरम। इस मंदिर के जो प्रवेश द्वार होते हैं वो ऊंचे होते हैं, जिसको इतिहास में गोपुरम कहा जाता है। इसके आगे हम लोग बिहार यानी कि विश्वविद्यालय, उसके बाद फिर साहित्यिक स्रोत में हम लोग धार्मिक ग्रंथ, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ, उसके बाद धर्मेतर ग्रंथ, इन सब की चर्चा जो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे।